इनके लिए हो जाए जिन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। ऐसे नहीं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये व्यक्ति वो है जिसने वादा किया है एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ कराने का, और इनकी मेहनत है, इनका एफर्ट है कि मैं आज आपके बीच में आया हूं। बैठ जाइए। जैसा अभी बताया गया, नीरज देव भारती जी हमारे बीच में है, जो बिहार के प्रदेश प्रभारी भी हैं कर्जा मुक्ति अभियान के। और जैसा अभी नीरज जी कह रहे थे, मेरी सिर्फ एक ही कोशिश है, जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, कर्जे के कारण परेशान है, उन्हें यह एहसास कराना कि इसमें उनकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और सरकार की गलत नीतियों की सजा व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए। अभी आपको पता होगा, भारत सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारी कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है साहब। और ये 50,000 तो वो आंकड़ा है जो अखबारों में आ गया, जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास में है। मैं मानता हूं ये संख्या कई गुना ज्यादा है। बहुत सारे लोगों के बारे में सरकार को नहीं पता चल रहा, और पिछले 1 वर्ष में ही 20,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। कर्जा हो गया, कर्जा किसी भी तरह का हो, चाहे बैंक से लिया, साहूकार से लिया, गाड़ी के लिए लोन लिया, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी जानकार से ले लिया, बीमारी में ले लिया, किसी और जरूरत में ले लिया। कोई गलत कदम नहीं उठाना, सबसे पहली चीज तो ये समझ। दूसरी बात, सरकार कर्जा क्यों माफ करेगी? मैंने बार बार कहा है, बड़े बड़े अमीरों को राहत सरकार क्यों दे देती है? क्योंकि उनकी जानकारी सरकार के पास होती है, आम इंसान की जानकारी सरकार के पास होती ही नहीं। मानो देश की सरकार मुजफ्फरपुर में किसी का कर्जा माफ करना चाहे भी, तो उसकी जब जानकारी ही नहीं है तो कैसे माफ करेगी भाई? आपके ऊपर कर्जा है, कोई सरकार को सपना तो नहीं आएगा, सरकार को जानकारी देनी पड़ेगी। और वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपने फॉर्म भरा होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा, ऑफलाइन फॉर्म भरा, आपकी जानकारी सरकार तक पहुंचाई जा रही है। पहले वित्त मंत्रालय तक पहुंचाई गई जानकारी, अब पीएमओ तक पहुंचाई जा रही है। और वित्त मंत्रालय ने एक्शन नहीं लिया तो प्रधानमंत्री तक पहुंचे, प्रधानमंत्री एक्शन नहीं लेंगे, राष्ट्रपति तक जाएंगे, वो एक्शन नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जब बड़े बड़े अमीरों को राहत दी जा सकती है, तो आम जनता ने ऐसा क्या बिगाड़ा है सरकार का? आम जनता को राहत क्यों नहीं दी जा सकती? और हमारी किसी नेता या किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हम किसी नेता के समर्थक या विरोधी नहीं है। हमारी तो एक ही मांग है, जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो। कई लोग कह रहे हैं आप तो इस पार्टी के विरोधी हो, आप तो भाजपा के विरोधी हो, आप इसके विरोधी हो। मैं तो कहता हूं, सबसे पहले भाजपाइयों का माफ करो यार, क्या दिक्कत है इसमें? किसी से तो शुरुआत करो। और व्यापारी वर्ग तो भाजपा का समर्थक वर्ग रहा है, उनका कर्जा माफ कर दो। मेरी लड़ाई सिर्फ एक ही है कि लोग जो कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसा अभी नीरज जी ने बताया, सुबह हम लोग पटना में थे, गांधी मैदान में। मैं क्या बताऊं, आंखों में आंसू आ गए। एक महिला आकर के रोने लगी। उसने कहा मेरे 16 साल के बेटे ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि साहूकार परेशान कर रहे थे और वो प्रेशर झेल नहीं पाया। आरबीआई की गाइडलाइंस है, अगर किसी ने कर्जा लिया है, उसके बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, उसके परिवार को परेशान नहीं किया जा सकता। और यहां साहूकार किसी की नहीं सुन रहे, ना आरबीआई की गाइडलाइंस सुन रहे, ना भारत सरकार की सुन रहे, उन पर किसी का बस नहीं चल रहा। और हम कर क्या सकते हैं? मैंने बार बार कहा है, एक मां भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो बच्चा रोता नहीं है। दूध पीता बच्चा हो ना, वो मुंह से बोल नहीं सकता उसे खाना चाहिए, जब तक वो रोता नहीं है मां उसे खाना नहीं देती है। और हम सबकी माई बाप सरकार है। सरकार कैसे हमारी सुन लेगी अगर हम सरकार के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, अपनी बात रखेंगे? और बहुत सारे लोग ऐसे, कर्जा ऐसी समस्या है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। बीमारी तो है लेकिन किसी को बता नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे ये कर्जे में फंस गया। और सच्चाई बताऊं, हर दूसरा व्यक्ति कर्जे में है। बता नहीं ना, बताना पड़ेगा साहब। मैं बार बार कहता हूं, कीमत चुकानी पड़ेगी, चुप रहने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी और बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी।
बोलने की कीमत हो सकता है आपको चुकानी पड़े, लेकिन चुप रहने की कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ेगी। उस मनहूस दिन का इंतजार मत करो जब बैंक से नोटिस आ जाएगा, घर कब्जा कर लिया जाएगा, जब गाड़ी छीन ली जाएगी, जब बच्चों को प्रताड़ित करने लगेंगे। उस मनहूस दिन का इंतजार मत करो, अपनी बात बोलना शुरू करो और 1% भी अपने आप को दोषी मत ठहराना। जैसा अभी नीरज जी ने भी कहा और सच्चाई है, ज्यादातर लोगों ने बताया कि सर नोटबंदी के बाद जो कमर टूटी हम उससे उबर नहीं पाए। कई लोगों ने कहा सर नोटबंदी तो झेल गए, लेकिन जो जीएसटी लगाया गया उससे हमारा व्यापार बंद हो गया, हमारी कंपनियों ने हमें निकाल दिया नौकरी से क्योंकि कंपनियों को फायदा नहीं हो रहा था। कई लोगों ने कहा सर नोटबंदी भी झेल गए, जीएसटी भी झेल गए, लेकिन ये जो कोरोना लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन से हम उबर नहीं पाए। ज्यादातर व्यापारियों की 3 ही समस्याएं सामने आ रही हैं, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। ना नोटबंदी आपने करी, ना जीएसटी आपने लगाया, ना लॉकडाउन आपने लगाया, इसके लिए आप दोषी कहां से हो गए? अपने आप को दोष देना बंद करो। और अभी तक क्या था? अभी तक हमने कुछ किया कि नहीं किया? एक बढ़िया काम कर दिया। अभी तक व्यक्ति को लग रहा था मैं अकेला कर्जे में हूं। जब वो यहां आया, देखा अरे इतने सारे लोग कर्जे में हैं। अभी कई कई जगह पर पता है कार्यक्रम में 500 हजार लोग आ रहे हैं और सबके सब परेशान हैं। लेकिन कर्जा वैसी बीमारी है ना, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, ना सह पा रहा है ना कह पा रहा है, घुट घुट के मरता रहता है अंदर। मैं इसीलिए आया आपके शहर में, आपकी बात सुनने के लिए, आपकी समस्या क्या है और जो भी जिस तरह की भी समस्या है बताना, मैं समाधान भी करूंगा। मेरे पास लीगल टीम है, पूरे इंडिया में वकील है हमारे साथ। आपको कोई नोटिस आया हो, बैंक का नोटिस आया, कोर्ट का नोटिस आया, वकील का नोटिस आया, नोटिस का जवाब कैसे देना है? सुबह भी ऐसा ही हुआ। एक सज्जन आए, कहते साहब नोटिस आता है मैं लेता ही नहीं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है जिसने भी तुम्हें सलाह दी कि नोटिस मत लो। क्या होगा? पहली बार बैंक नोटिस भेजेगा, बैंक का नोटिस आएगा। अगर बैंक का नोटिस नहीं रिसीव करेंगे तो वकील का नोटिस आएगा, वकील का नोटिस भी रिसीव नहीं करेंगे तो कोर्ट का नोटिस आएगा। बैंक इतनी आसानी से अपना पैसा छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, अगर कोर्ट के नोटिस पर भी आप जवाब नहीं देंगे तो कोर्ट वारंट निकलवा देगा। पहली बार बेलेबल वारंट होगा और दोबारा नॉन बेलेबल होगा, पुलिस आएगी उठा कर ले जाएगी। क्यों इस आफत में पड़ना भाई? क्या करो? नोटिस आया है, कोई फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस आया, एक्सेप्ट करो उसको। और नोटिस भी बता रहा हूं, 3 तरह के नोटिस आते हैं। पहला आता है बैंक का नोटिस। कैसे पहचानोगे कोई नोटिस बैंक का है? ऊपर बैंक का नाम लिखा होगा, जिस बैंक से आपने लोन लिया, जिस कंपनी से आपने लोन लिया उसका नाम लिखा होगा, वो पहचान हो जाएगी वो बैंक का नोटिस है। बैंक के नोटिस का जवाब कैसे देना है? बैंक के नोटिस का जवाब आप खुद दे सकते हो, एक प्लेन पेपर पर लिख करके। अगर आया वकील का नोटिस, कैसे पता चला वकील का नोटिस है? उसमें लिखा होगा एडवोकेट, या हिंदी में लिखा होगा वकील। वकील या एडवोकेट लिखा है, इसका मतलब वकील का नोटिस है। इसका जवाब भी आप दे सकते हो, लेकिन बेहतर होगा किसी वकील को रखो और वकील के थ्रू जवाब दिलवाओ। 500 रुपए लेगा वकील, बढ़िया जवाब लिख कर दे देगा, आपको कभी कोर्ट का नोटिस नहीं आएगा। अगर फिर भी वकील का जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा? कोर्ट से नोटिस आएगा। कैसे पता चला कोर्ट का नोटिस है? उसमें लिखा होगा न्यायालय, सत्र न्यायालय, लोक अदालत, इस तरह के टर्म लिखे होंगे, यानी कि ये कोर्ट का नोटिस है। अगर कोर्ट का नोटिस है तो कोर्ट के नोटिस पर आपको खुद जाना चाहिए, वकील को साथ लेकर के जाओ। जज भी इंसान है, जज को अपनी सारी स्थिति बताओ। अभी हमने भेजा एक व्यक्ति को, उसकी गाड़ी का लोन था, गाड़ी की किस्त नहीं दे पा रहा था, बैंक वालों ने रोड पर से गाड़ी छीन ली। जबकि बैंक वालों को रोड पर से गाड़ी छीनने का अधिकार नहीं है, और कम से कम 1 किस्त बाउंस होने पर तो बिल्कुल भी नहीं है। 3 किस्त कम से कम बाउंस होनी चाहिए, उसके बाद नोटिस देना पड़ेगा, तब वो गाड़ी ले जा सकता है। उठा ली उसने गाड़ी। ये व्यक्ति कोर्ट चला गया और कोर्ट में बोला, माई बाप एक बात बताओ जज साहब, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ड्राइवर हूं, लेकिन इतना तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, मेरी कमाई का इकलौता साधन मेरी गाड़ी थी और बैंक वालों ने गाड़ी ही जब्त कर ली, तो अब मैं किस्त दूंगा कहां से? जज साहब ने कहा बात तो सही है, जो कमाई का साधन था वही छीन लिया तो ये किस्त देगा कहां से? और बैंक वालों को फटकार लगाई गई और तुरंत उसकी गाड़ी रिलीज कराई गई और उसको समय दिया गया। आप क्या कर सकते हो? मान लो आपको लग रहा है मैं अगले महीने किस्त नहीं दे पाऊंगा, बैंक से जो लोन लिया उसकी बात कर रहा हूं, जो साहूकार से लिया उसकी अभी बात नहीं कर रहा, उसके बारे में बताऊंगा। बैंक से लिया, एनबीएफसी से लिया, किसी एप्लीकेशन से लिया, किसी कंपनी से लोन लिया, बजाज फाइनेंस वाला बहुत चल रहा है आजकल,
और भी कई कंपनियां चल रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जहां से भी लोन लिया, अगर आपको लग रहा है अगले महीने आप किस्त नहीं भर पाओगे, पहले ही पता चल जाता है साहब। ऐसा नहीं होता अचानक के पैसे खत्म हो जाएंगे, आपको पता चल रहा होता आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस कम हो रहा है, किसी की नौकरी छूट गई, नोटिस आ गया। आप क्या करो, जब आपको पता है अगले महीने में किस्त नहीं भर पाऊंगा, किस्त बाउंस होने का इंतजार मत करो, तुरंत बैंक में चले जाओ और लेटर लिख करके दो। और आरबीआई आपको यह अधिकार देता है कि आप जाकर के अपनी स्थिति बैंक को बताएं कि जब मैंने लोन लिया था मेरी स्थिति अच्छी थी, मैं किस्त दे पा रहा था, अब मेरी नौकरी छूट जाने के कारण, मेरा व्यापार बंद हो जाने के कारण, मेरा काम कम हो जाने के कारण मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, मुझे समय दिया जाए। और कितना समय मांग सकते हो आप? 2 साल तक का समय मांग सकते हो साहब। अब आप देख लो आपकी स्थिति 6 महीने में ठीक हो जाएगी, 6 महीने का समय ले लो, 1 साल का समय ले लो, 2 साल का, जितना मांगना चाहो मांग लो। जितना मांगोगे बैंक उतना देता नहीं है। मानो आप 2 साल का मांगोगे तो बैंक क्या बोलेगा, मैं तो 6 महीने का समय दूंगा, मैं तो 3 महीने का दूंगा। कोई बात नहीं, जितना दे दे ले लो। अभी क्या करो, 3 महीने बाद फिर चले जाओ, वैसा मेरी स्थिति ठीक नहीं हो पाई, मुझे और समय दिया जाए। बात करते रहो बैंक से। कई लोग कहते हैं हम बैंक में जाते हैं, लेटर नहीं लेता बैंक। कोई बात नहीं, आपके पास फोन है, फोन में वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। बैंक में जब वो लेटर दे रहे हो और वो लेटर नहीं ले रहा, वीडियो रिकॉर्ड करो, बोलो मैं मैनेजर के पास आया हूं, अपनी स्थिति बता रहा हूं, मैनेजर लेटर लेने से मना कर रहा है। सब नौकरी चली जाएगी उसकी, क्योंकि आपकी स्थिति बैंक को पता होना चाहिए, ये आपका भी अधिकार है और बैंक आपकी चिट्ठी लेगा। ये कंज्यूमर के नाते आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमें अपने अधिकार ही नहीं पता, कोई बता ही नहीं रहा। जब लोन लिया था तब बताने चाहिए थे कि आप क्या क्या कर सकते हो। अभी अदानी का सुना ना आपने, मैंने लाइव आकर के बोला था, आप फेसबुक पर सुनते होंगे मुझे, मैंने लाइव आकर के बताया था 12,000 करोड़ से ज्यादा का लोन अंडरराइट कर दिया गया। अंडरराइट क्या होता है पता है? एसबीआई ने लिखकर दे दिया कि अदानी जी पर हमें भरोसा है, जब उनके पास पैसे होंगे वो दे देंगे, उन पर कोई पेनल्टी ना लगाई जाए। हम भी तो यही कह रहे हैं भैया, हम पर भी भरोसा कर लो। हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम पर कोई पेनल्टी मत लगाओ, हमसे कोई सरचार्ज मत लो। क्या सिर्फ अदानी के लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून? ऐसा नहीं चलेगा साहब। आप क्या करो, अब बैंक में जब चिट्ठी लिखोगे तो उसमें लिखना ये वाली बात कि मैं चाहता हूं मेरा लोन 2 साल के लिए अंडरराइट कर दिया जाए, जैसे गौतम अदानी जी का 12,000 करोड़ रुपए किया गया। मेरा तो 12,000 करोड़ नहीं है, 10 लाख का है, मेरा तो छोटा सा कर दो। और उसमें एक लाइन और लिख देना, क्या? अगर 15 दिन में बैंक ने जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि मेरी अर्जी स्वीकार कर ली है। ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें। अगर 15 दिन में बैंक ने जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि मेरी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब क्या होगा? अब बैंक को 15 दिन में जवाब देना पड़ेगा। या तो लिखेगा हां स्वीकार कर ली, या लिखेगा नहीं स्वीकार करी। अगर लिखता है नहीं स्वीकार करी तो कारण देना पड़ेगा क्यों नहीं स्वीकार करी। और फिर तुम कोर्ट जा सकते हो कि अदानी की तो स्वीकार कर ली, वो दामाद लगता है तुम्हारा, हमारी क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। असल में तुम्हारे घर पर, तुम्हारी गाड़ी पर, तुम्हारी कमाई पर निगाह है। ये एक जाल है कि किस तरह से तुम्हारी गाड़ी छीनी जाए, तुम्हारा घर छीना जाए, और क्योंकि तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता इसलिए तुम डर जाते हो। इंसान को क्या लगता है, मैंने पैसा लिया हुआ है यार, गलती तो मेरी है, मैं नहीं चुका पा रहा। तो नहीं, गलती उस माहौल की है जो आज माहौल बन गया कि कमाई के साधन नहीं बचे लोगों के पास। ऐसा नहीं है लोग पहले लोन नहीं लेते थे, पहले भी लेते थे, चुका देते थे और ले लेते थे, चलता रहता था। अभी कमाई रही नहीं, और उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, आप अपने आप को दोषी मत ठहराओ। फिर भी बैंक अगर आपकी नहीं सुनता, मैंने कहा वीडियो बनाओ और वीडियो ला करके हमारी टीम के किसी लीडर को दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं कार्रवाई कराऊंगा उस पर। अगर कोई गाली गलौज करता है, मिसबिहेव करता है, कुछ नहीं, वीडियो बना लो, कुछ नहीं बोलना, आपने गाली गलौज नहीं करनी, रिकॉर्ड करके दो तो सही। भाई साहब नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उनको जब नौकरी दी जाती है, चाहे वो प्राइवेट बैंक वाला हो या सरकारी वाला हो, उससे साइन करवाया जाता है आप किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, और मिसबिहेव करना ही आधार हो सकता है आपको नौकरी से हटाने का।
प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है। तुम आज मुझसे बोल रहे हो ये करा वो करा, मैं कहूंगा सबूत दो। कल कोर्ट जाएंगे, जज साहब क्या बोलेंगे, आपके साथ गाली गलौज करी, सबूत दिखाओ। आपके साथ सबूत नहीं है, वैसे तो आप मुझ पे आरोप लगा दो सर ने गाली दिए, झूठा आरोप तो कोई भी लगा सकता है, सबूत होना चाहिए सर। हम जहां भी जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि कोई ये ना कह दे कि गलत बात बोल दी गई है, हमारे पास प्रूफ है हमने क्या बोला है। अपनी बात को मजबूत रखो और थोड़ी बहुत कानून की जानकारी लो। जब तुमसे लोन के पेपर साइन कराए जाते हैं ना, उसमें बहुत सारे पेपर ऐसे भी साइन करा लिए जाते हैं जो जरूरी नहीं होते। जैसे आपने घर का लोन लिया, 50 लाख रुपए का लोन लिया, घर की प्रॉपर्टी है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, उसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए की या 80 लाख रुपए की। पेपर साइन करा लिए। एक पेपर पता कौन सा साइन करा लेते हैं कि अगर मैं किस्त नहीं भर पाता हूं तो मेरा घर बैंक बेच सकता है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, साइन करा लें। अब आप फंस गए, आपने अपने हाथ पहले काट रखे हैं। इसलिए बैंक क्या करता है, बैंक आपको नोटिस देता रहता है, नोटिस देता रहता है, अपनी फाइल मोटी करता रहता है, फिर बाद में कोर्ट चलाता है, देखो जी इतने नोटिस दिए हमने और इन्होंने तो पहले लिखा था अगर मैं किस्त ना भर पाऊं तो मेरा घर ले लेना, हम घर कब्जा कर रहे हैं। तो पेपर जब साइन करो तो चेक कर लो क्या क्या कौन से पेपर साइन करा रहे हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस है, जब आप अपना लोन लेते हैं आपके लोन का इंश्योरेंस होना चाहिए, यदि व्यक्ति को कुछ हो जाए तो उसके बच्चों को लोन ना भरना पड़े। और ये तो इंसानियत के भी नाते यार, अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया, मानो कोरोना में इतने लोग एक्सपायर कर गए। अभी मैं गया महाराष्ट्र में, पुणे में, छोटे छोटे बच्चे साहब 5-6 साल की उम्र के, हस्बैंड एक्सपायर कर गए, वाइफ कुछ कमाती नहीं है, बैंक ने घर सील कर दिया, बच्चों को घर से निकाल दिया। अब बताओ, सर से माता पिता का साया भी चला गया और बैंक ने सर से छत भी छीन ली, अब ये बच्चे कहां जाएंगे बेचारे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोग जो एक्सपायर कर गए, क्या उनका लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो इनका लोन माफ होना चाहिए ना, जब बंदा ही नहीं बचा यार। कई लोग हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, पिताजी ने लिया, अब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि जमीन उसमें जोड़ रखी है। जबकि किसान क्रेडिट कार्ड में जमीन ऐड नहीं होती है, लेकिन वो जमीन में फर्द लगा देते हैं उसकी भी, और वो जमीन पर कब्जा कर लेता है बैंक। थोड़ा अपने अधिकारों को जानना है, डरना नहीं है। आपने पैसा लिया लेकिन डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो प्राइवेट फाइनेंसर से लिया, साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया, उसका क्या होगा? तो लोन माफी का नियम समझो। जब सरकार लोन माफ करती है तो होता क्या है? ऐसा नहीं है कि सरकार ने तुम्हारा लोन माफ कर दिया और सबका अगर सरकार लोन माफ करे तो बैंक डूब जाएगा यार। तो सरकार क्या करती है, सरकार बैंक को भी बुला लेती है, तुम्हें भी बुला लेती है। तुमने जितनी किस्तें भरी होती है वो तुम्हारा प्रिंसिपल में से माइनस कर देती है, जो बचा होता है बैंक को बोलती है भाई ये पैसा हम दे देंगे, यानी सरकार दे देगी। तो बैंक भी नहीं डूबता और आपका लोन भी माफ हो जाता है। जैसे 2 बार किसानों का लोन माफ हुआ, कैसे माफ हुआ? सरकार ने बैंकों को पैसा दे दिया और किसानों को कुछ नहीं देना पड़ा। ऐसे ही जब साहूकार का लोन होगा तो साहूकार को भी बुला लिया जाएगा और तुम्हें भी बुला लिया जाएगा। उसने मदद की यार समय पर, तुम्हें इमरजेंसी थी, उसने पैसा दिया, अब उसका पैसा मर जाना चाहिए क्या? उसे मिलना चाहिए ना उसका पैसा वापस। सरकार बुलाएगी, उसे भी बुला लेगी, तुम्हें भी बुला लेगी। अब तुम बताओगे जी 10 लाख रुपए लिया था, वो भी कहेगा हाँ जी 10 लाख रुपए दिया था। कितने इंटरेस्ट पर दिया था? वो कहेगा जी मैंने 5% पर दिया था। अब आरबीआई का रूल क्या है, 2% से ज्यादा नहीं ले सकते इंटरेस्ट। तो कहेंगे भाई तूने 5% तो गलत लिया, देख 2% से ज्यादा नहीं हो सकता था। अब तू बता तूने टोटल कितना इंटरेस्ट दे दिया? वो बताएगा जी मैंने 5 लाख रुपए दे दिया। बनता कितना है? बनता 3 लाख है। कह रहे भाई 2 लाख तो तेरा प्रिंसिपल में से माइनस होगा, बाकी बचे तेरे 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए तेरे सरकार दे देगी तेरे को, तू इससे बदलियो पैसे। वो भी बच गया, ये भी बच गया, जो जायज बनता था वो दे दिया जाएगा। तो साहूकार का भी माफ हो जाएगा, प्राइवेट फाइनेंसर का माफ हो जाएगा, रिश्तेदार का माफ हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ पेपर तैयार रखने पड़ेंगे। पहली बात तो तुम्हारे पास कोई सबूत होना चाहिए कि तुमने पैसा लिया है या दिया है, दोनों का। ऐसे नहीं चलेगा कोई भी आके बोल दे मैंने इनको दिया है, इन्होंने मुझसे लेना है, ऐसा नहीं चलेगा, कोई सबूत होना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूं, जब भी प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लो उसका ब्याज तो हर महीने देते हो ना, ब्याज कम से कम अकाउंट में डालना शुरू कर दो उसके। कुछ नहीं तो पेटीएम करना शुरू कर दो, कुछ नहीं तो गूगल पे कर दो। उससे क्या होगा, तुम्हारे पास प्रूफ होगा कि मैं ब्याज दे रहा हूं। और जिन लोगों ने ब्लैंक चेक दे रखे हैं, वैसे तो ब्लैंक चेक देना ही अपराध है, लेकिन अगर आपने दे दिए हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपके चेक का मिसयूज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको भी साबित करना पड़ेगा उसने किस चीज के पैसे लेने।
अभी हुआ कर्नाटका में एक केस हुआ, एक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए दिए ब्याज पर और चेक में पता है कितना भर दिया, 10 लाख रुपया। ऐसे करते हैं ये लोग। 10 लाख का चेक बाउंस करा दिया। अब कोर्ट चला गया व्यक्ति। कोर्ट ने पूछा तेरे को ये बता 10 लाख रुपए का चेक लगाया किस चीज के लिए, क्या लेना था तुम्हें उससे? कह रही जी मैंने पैसे दे दे। कह रहे साबित कर, तू इनकम टैक्स कितनी भरता है पहले ये बता, तेरे पास 10 लाख रुपए आए कहां से? देने का सबूत क्या है? कहता मैंने कैश दे दे। कह रहे कैश देना तो अपराध है, तूने कैश कैसे दे दिया? और जब जज साहब के सामने बात आई तो बात खुल करके आ गई कि 2 लाख रुपए ही थे, इसने झूठा केस किया है, तो उसका जो वकील का खर्चा था वो भी साहूकार को देना पड़ा, पेनल्टी भी लगी, और जज ने कहा कि इसका सारा पैसा माफ होता है क्योंकि तूने झूठा केस किया। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि तुम डरते हो इसलिए ही तुम्हें डराया जा रहा है। तुम डरना बंद कर दोगे, तुम्हें डराना बंद कर दिया जाएगा। डरना बंद करो पहले तो, बैंक वालों से डरना बंद करो, रिकवरी वालों से डरना बंद करो, और जो रिकवरी एजेंट आते हैं उन्हें भी पहचानना शुरू करो। 90% से ज्यादा रिकवरी एजेंट नकली हैं। जो तुम्हें फोन कॉल करते हैं ना, मैं बैंक से बोल रहा हूं, यहां से बोल रहा हूं, वहां से बोल रहा हूं, वो सब फ्रॉड है। कोई बैंक से नहीं बोल रहा होता। बैंकों ने अलग अलग कंपनियों को काम दे रखा होता है, ठेका दे रखा होता है रिकवरी एजेंसी को। तो अगर कोई फोन करे मैं बैंक से बोल रहा हूं, उसको बोलना भैया मेरे नंबर पर अपना आई कार्ड व्हाट्सएप कर दे जरा, सीधा हो गया। मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, कह रहा बैंक का आई कार्ड भेज पहले तो तू। वो बैंक का आई कार्ड भेज ही नहीं सकता क्योंकि बैंक का एम्प्लॉय नहीं है वो कहेगा मैं तो जी कंपनी से बोल रहा। अच्छा कंपनी का भेज दे, आई कार्ड भेज दे। तो क्या मांगना है? अपना डीआरए का सर्टिफिकेट भेज। ये डीआरए का सर्टिफिकेट क्या होता है? डेप्ट रिकवरी एजेंट का एक सर्टिफिकेट होता है। आपको कॉल करने के लिए, आपके घर आने के लिए, आपसे पैसा लेने के लिए उसे वो सर्टिफिकेट करना जरूरी होता है। और उसमें सिखाया जाता है गाली गलौज नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते, सुबह 7 बजे से पहले किसी को फोन नहीं कर सकते, शाम को 7 बजे बाद किसी घर नहीं जा सकते, उसके बीवी बच्चों को परेशान नहीं कर सकते, उसके रिश्तेदारों को नहीं बता सकते। ये सब लिखा होता है। जिसने वो कोर्स करा होगा वही डेप्ट रिकवरी एजेंट बन सकता है, अदरवाइज एजेंट नकली है वो। 90% एजेंट के पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कुछ नहीं करना, बोलना मैं पुलिस को बुला रहा हूं, अभी तुझे अरेस्ट करवाता हूं। तुरंत भाग जाएगा, तुरंत अगले 1 मिनट में भाग जाएगा क्योंकि वो खुद नकली है। और अगर कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो ये आपकी मानहानि है। मानहानि का आप केस भी कर सकते हैं पुलिस स्टेशन जाकर के, कंपनसेशन भी मांग सकते हैं कि जी मेरी मानहानि हुई है, मेरे रिश्तेदारों में बदनामी करी गई, मेरे मोहल्ले में बदनामी करी गई, मुझे कंपनसेशन मिले। तो आपको पैसा भी मिलेगा। आपको अपने ये अधिकार पता होने चाहिए। करे ना करे आपकी मर्जी, केस करना चाहे करे ना करे, लेकिन कम से कम कोई आपको दबा नहीं पाएगा, डरा नहीं पाएगा। आज हम कोशिश करेंगे, जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दूंगा, और कोशिश करेंगे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें ताकि आपके पड़ोसी अड़ोसी को कोई दिक्कत आ जाए। देखो मैं तो नहीं जा सकता हर जगह, तुम लोग तो एक दूसरे की मदद कर सकते हो ना यार। अब देखो 100-150 लोग बैठे हो, मानो एक व्यक्ति को दिक्कत आ जाए, सारे पहुंच जाओ। मजाल है किसी कोई बदतमीजी कर जाए किसी के साथ। वो कहानी सुनी थी ना बचपन में, एक एक लकड़ी होती है, कोई भी तोड़ देगा सांप, लेकिन लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। लकड़ी का गट्ठर बनो, यही करने आया हूं मैं तुम्हारे एरिया में। आपस में एक दूसरे से बातचीत करो, एक दूसरे को समझाओ, सांत्वना दो। एक दूसरे से जब बात करोगे तो पता चलेगा। अभी सुबह हुआ पटना में, एक व्यक्ति के ऊपर 3 लाख रुपए का कर्जा और मरने को तैयार बैठा है। मैं तो सुसाइड कर लूंगा, मैं तो ये करूंगा, समझा रहे थे हम लोग। वहीं पर एक दूसरा सज्जन आया, उसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा, और वो हंस रहा है। तो कह रहा भाई मेरे ऊपर 3 लाख का कर्जा, मैं परेशान हो रहा, तू हंस रहा है। कह रहा अब मैं बताओ क्या करूं, मरना तो मेरे पास विकल्प है नहीं। कर्जा हुआ है क्योंकि मेरा व्यापार बंद हो गया है, और मैं तो किसी को भी बोलता हूं बैंक वालों को, भाई आके देख ले, आ जा दुकान पे बैठ जा थोड़ी देर मेरे साथ, पता चल जाएगा कितना काम चल रहा है, तू भी देख ले। तो कर्जा कितना है ये मैटर नहीं कर रहा है, प्रेशर कितना ले रहे हो ये मैटर कर रहा है। प्रेशर लेना बंद कर दो कर्जे का। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, किसी को इतनी दिक्कत है कि खाने की दिक्कत आ गई है, रहने की दिक्कत आ रही है, तो मुझे बता देना। तुम्हारे नियरेस्ट MP MLA से मैं बात कर लूंगा, कलेक्टर से बात कर लूंगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था तुम्हारे लिए करा देंगे। गलत कदम मत उठाना बस।
हाथ जोड़ के तुम सबसे विनती कर रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाओ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को मत दो। और मैं तुम्हारा भाई, दोस्त, बेटा, जो बोलना चाहो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा माफ कराऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। बस तुम्हें संगठित होना पड़ेगा। हर घर में मैं नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे मोहल्ले में नहीं जा सकता, मैं यहां आ गया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में लोगों को संदेश दो कि देश में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जा रहा। या जितने बैठे हैं 1 रुपया भी नहीं लिया गया साहब। फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, हॉल में आने के नाम पर 1 रुपया नहीं ले रहे हम किसी से। लोग वैसे ही परेशान है यार। परेशानी अगर कम नहीं कर सकते तो बढ़ानी तो नहीं चाहिए ना उनकी परेशानी। आप भी किसी से 1 रुपया मत लेना, लोगों के फॉर्म भरवाओ। ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएंगे, फॉर्म भरवाओ। फॉर्म और चाहिए होंगे, फॉर्म और मिल जाएंगे। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, हम साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। और हो सकता है सरकार आपसे बात करने के लिए आ जाए, क्योंकि आपका डाटा पहले मैंने पीएम वित्त मंत्रालय भेजा था, पीएमओ भेजा है। हो सकता है सरकार के लोग आ जाएं। जैसी आपकी स्थिति हो वैसी बता देना, सच बोलना, झूठ मत बोलना। मानो बिजनेस में लॉस हुआ तो बता देना, साबित कर देना, भैया मेरा लॉस हो गया, नौकरी छूट गई, बता देना। जो सच है वो बता देना, और क्या चाहते हो वो भी बता देना। कर्जा माफी चाहते हो, समय चाहते हो, जो चाहते हो बता देना। सरकार को सच बोलोगे, सरकार तुम्हारी मदद कर पाएगी। हो सकता है सरकार तुम्हें दिल्ली बुला ले, तो एक आध बार हो सकता है दिल्ली जाना पड़े, उसके लिए भी दिमाग को तैयार रखना कि एक आध बार दिल्ली भी हो आएंगे जरा। और किसानों ने तो साबित कर ही दिया, जब दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं तो सरकार को बात माननी पड़ती है भैया। अभी मैं सरकार को यही कह रहा हूं कि अभी मैं नहीं चाहता लोग दिल्ली आए, लेकिन आ सकते हैं। और सरकार के ऊपर दबाव भी पड़ रहा है। जब हम 25,000 थे ना, सरकार बात नहीं कर रही थी हमसे। जब संख्या 50,000 हुई तो आरबीआई से मैसेज आने शुरू हो गए, आपने फाइल भेजी है, आपका लेटर आया है, आप ये चाह रहे हो, आप वो चाह रहे हो। अच्छा, जब 1 लाख हुए तो लेटर आने शुरू हो गए आरबीआई से। आज संख्या 3 लाख हो चुकी है। सोचो जिस दिन 30 लाख हो जाएंगे उस दिन क्या होगा। जिस दिन ये संख्या 30 लाख हो जाएगी उस दिन क्या होगा। जिस दिन ये संख्या 3 करोड़ हो जाएगी उस दिन क्या होगा। यहां जहां मैं खड़ा हूं ना, यहां सरकार आके खड़ी होगी। सरकार तुम्हारे पैरों में, भाई साहब बताओ क्या चाहते हो, ये बताओ। क्योंकि मैं जानता हूं नेताओं की नब्ज क्या है। नेता एक ही भाषा समझता है, कौन सी? जनता की भाषा। जब उसे दिखता है कि जनता उसके साथ से खिसक रही है, उसका वोट बैंक खिसक रहा है, जब उसको दिखता है उसकी कुर्सी खिसकने वाली है, तब वो जवाब देती है। 25,000 में सरकार को डर नहीं लग रहा था, 3 लाख में सरकार हिल रही है। मैं लिख करके दे सकता हूं कि 3 लाख हो गए, 30 लाख में देखना सरकार खुद बुलाएगी तुम्हें। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाओ। अगर 3 लाख लोग हर दिन सिर्फ 10-10 लोग फॉर्म भरवा देना तो अगले 10 दिन में देखो 3 करोड़ संख्या पहुंच जाएगी साहब। और ये संभव है, हो सकता है। फिर भी घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। सबसे 1 to 1 बात करूंगा। फॉर्म चाहिए फॉर्म भी देंगे, आपकी समस्याएं भी सुनेंगे, समाधान भी करेंगे। एक चेयर यहां लगा दो, एक एक करके मैं बुला रहा हूं। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, आपने एंट्री करा दी सबने अपनी या नहीं कराई? एक एक करके मैं बुला रहा हूं। किसी के पास कोई नोटिस आया हो तो नोटिस की कॉपी मेरे को जरूर दिखाना, ताकि मैं बता पाऊं उसका जवाब क्या देना है। अगर नोटिस नहीं लाए तो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कहीं पर रखा हो अपने पास फोटो में, तो वो दिखा देना, उससे काम चला देना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कोशिश करेंगे आप सबकी मदद करी जाए।